जय हिंद। हम लोग 13.2 एक्सरसाइज का अभी हम लोग सवाल को करके हम लोग वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, आपको आप देख सकते हैं वहाँ पर। और दूसरी बात क्या है कि अगला चैप्टर का अगर थ्योरी की बात करें तो उसमें आपका आ जाता है, अगला चैप्टर का थ्योरी में आ जाता है बेस थ्योरम, जो आपको लिखा हुआ है बोर्ड में, आप दिखाई पड़ रहा होगा कि बेस थ्योरम हमने लिख के रखे हैं। ये बेस थ्योरम जो है ना, खासतौर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में एग्जाम के दृष्टिकोण से हो जाता है। लगभग क्वेश्चन रहता है, इससे पूछा भी जाता है क्वेश्चन से। और बेस थ्योरम से अगर बात करें तो बेस थ्योरम में बहुत क्या कहता है कि एक इजी चैप्टर है और टेक्निकल चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग आप बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर बेस थ्योरम जो है ना, पिछले सेशन में भी अगर हम लोग बात करेंगे तो कहता बेस थ्योरम थोड़ा सा अल्टर लगता है, समझ में नहीं आता। नहीं, ये सब कुछ भी बात नहीं है। अगर आप दिमाग को एडजस्ट करके आप देखेंगे, एक एक बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेस थ्योरम जो है कि कोई भारी चीज नहीं है। एक ही तरह का सवाल रहता है और एक ही फॉर्मूला पर टोटल सवाल बनता है। बाद बाकी कहने का सिर्फ तरीका, अगर उसका अब अगर लैंग्वेज अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर आपको समस्या नहीं रहनी है। तो इसीलिए बेस थ्योरम से संबंधित जो भी छोटी छोटी बातें होगी वो हम आपको बताएंगे और रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ बातें पहले समझा देते फिर कंडीशन में आएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई एक अर्न है, अगर दो अर्न रखी हुई है इस तरह से, इस पर अगर मान लीजिए कि 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, एक मान लीजिए ये बैग 1 है और एक बैग 2 भी है आपके पास इस तरह से। इसमें अगर मान लीजिए कि 7 रेड बॉल हो और 5 ब्लैक बॉल हो, ये दूसरा बैग है। अगर मान लीजिए कि 2 बैग आपको दी गई है, उनमें से एक गेंद निकालना है लाल कलर का, एक गेंद निकालना है लाल कलर का निकालना। कहेगा कि इसमें से लाल कलर का, कहेगा बैग 1 से लाल कलर का गेंद, कहेगा अभी तो तुरंत निकाल के दिखा देंगे सर, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो आप कहिएगा रेड बॉल जो होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ PR जो होगी, आर मतलब रेड बॉल, PR जो होगी वह हो जाएगा सर 5/11 हो जाएगा। ये फटाक से बता दीजिए। दूसरी बात, अगर आपसे पूछेगा कि अच्छा सेकेंड बॉल से बताओ अगर मान लीजिए इसको R1 कर ले और इसको R2 कर ले, मतलब बैग 2 के लिए R2 कर लिए हैं, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो आप क्या कहिएगा कि सर इसका भी तो हम गर्दा उड़ा दें, है ना। कहिएगा कि ये आंसर हो जाएगी इसका। बोले वेरी गुड, है ना। इंग्लिश का भी तहस नहस हो जाए, कहा कि वेरी गुड, कह के रुको। हमने क्या कहा कि बैग 1 और बैग 2 आपके पास दी गई है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रेंडमली आपको क्या किया गया, रेंडमली मतलब क्या हो गया कि आपको बाहर में रखे, क्लास से रूम से बाहर रखे और 2 बैग पर हमने एक बैग पर इसी तरह से रेड और ब्लैक बॉल करके इतना ही संख्या में रख दिए। और जब वहां से आए तो आंख में आपको पट्टी बांध दी। एक सपोज डेट का आंख बंद है रेंडमली, और 2 बैग यहाँ रखी हुई, कहा कि एक आप आराम से एक पर ऐसे हाथ डालिए और एक बॉल निकालिए फटाक से। सपोज डेट कि मान लीजिए, कंडीशन है ये कि आपका रेड ही बॉल निकलता है। मान लीजिए एक बार कि रेड बॉल आपका निकल गया, तो रेड बॉल या तो किससे निकलेगा, बैग 1 से, या तो किससे निकलेगा, बैग 2 से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये बैग 1 से निकला कि बैग 2 से लाल गेंद निकालनी है, तो आपने लाल गेंद निकाल दिया, जीत गए सर। निकली कि अब एक बात का तय करना है कि वो जो लाल गेंद निकली है, इस बात ये क्या गारंटी है कि वो पहला ही से ही निकले, कि गई तो मजाक हो गया सर। आप बोले लाल गेंद, फिर कह रहे कि बैग 1 से कि बैग 2 से, कि बैग 1 से निकलना चाहिए। अब तो आंख में पट्टी, तो वही बातें तो करनी है ना, उसी बात को तो करना है कि इस बात की क्या प्रयोजकता है कि आपने जो लाल गेंद निकाली थी वह बैग 1 से ही निकली थी। समझ में आ रहा है बात, ये चीजें। या फिर अब वो इस बात की क्या प्रयोजकता होगी कि वह लाल गेंद जो आप निकाले थे वह बैग 2 से ही निकला था। कुछ बात आ रहा है माइंड में कि क्या चल रहा है, ध्यान से देखिए, क्या देखिए, ध्यान से देखिए। हम लोग तो पहले ये सब चीज तो सीख लिए थे कि लाल गेंद निकालना है, ब्लैक गेंद निकालना है। ब्लैक गेंद निकालते तो 5/12 हो जाता, इसके लिए उसके लिए 6/11 हो जाता कि नहीं हो जाता।
है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं मेन रूप से, अगर हम लोग मेन रूप से बात करें तो पहले हम लोग क्या करते थे कि सवाल को इधर से इस साइड लेके जाते थे, लेफ्ट से राइट को जाते थे, मतलब मेरा करने का मतलब इधर से आगे की ओर बढ़ते थे। तो जब उन्होंने क्या कहा कि अब सवाल तो बना लिए, सवाल तो गेंद निकाल लिए, अब आपको फिर से रिवर्स आना है कि वह गेंद लाल से निकली थी, बैक 1 से निकली थी कि बैक 2 से निकला था, उल्टा आना, उल्टा। बस यही बात को पकड़ना है कि कोई काम को जो घटना हो चुकी है फिर से अगर हम लोग रिवर्स आएंगे, यहाँ पर फिर से पीछे की ओर आएंगे, फिर से वह घटना पर आएंगे तो वह हो जाएगी। उसी के लिए वो इस बात की क्या प्रयोगता होगी कि बैक 1 बैक 2 बैक 3 किससे निकला है, मेरे बात समझ रहे। तो उसके लिए उन्होंने बेस थ्योरम का हमको प्रयोग करना है। कौन सा थ्योरम का प्रयोग करना है? बेस थ्योरम का प्रयोग करना है। अभी तक जितने भी प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े थे सब हम लोग क्या करते थे, इधर से उधर जाते थे। इसमें भी नहीं कि उधर से उधर जाते, फिर उधर जाने के बाद फिर पुनः पीछे आते हैं, जिसको हम लोग, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसी चीज का हम लोग बोलते हैं रिवर्स, है ना, रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम भी और है हमारे पास, काउज, काउज प्रोबेबिलिटी या काउज भी बोलते हैं इसको, कारकों या कारणों, है ना। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, है ना। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि एक उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं कि अभी अगर मान लीजिए क्या कि एक उदाहरण के तौर पर कि हम लोग पिछले साल भी ऐसे वीडियो नहीं बना रहे थे। हमारी नीति रहती है कि हम लोग एग्जाम्पल हम जमीन से जोड़ करके देखते हैं, फालतू चीजों के क्या कहता है कि ऐसा एग्जाम्पल हम आपको नहीं देते हैं जिससे आपको परेशानी हो जाए समझने में। हम बातों को समझने की बात करते हैं। बस इसी बात को ज्ञात करने के लिए बेज ने एक प्रमेय दिया। कब दिया? 1763 ईस्वी में। और उन्होंने एक थ्योरम दिया। लेकिन ये इसका जो प्रकाशन हुआ था ना, देखिए संयोग की बात बता रहे हैं, अपना भारत की बात करते हैं या फिर कहीं की बात करते हैं, कुछ चीजें हमारे मरणों उपरांत, मतलब मरणों उपरांत का मतलब मृत्यु के बाद, है ना, मृत्यु के बाद हमको शोहरत मिलती है। उसी तरह से बेज भी जो था ना, थॉमस बेज नाम था इसका टोटल, है ना, कुल पूरा नाम था थॉमस बेज, है ना। थॉमस बेज जो थे उन्होंने जब अपना थ्योरी दिया, इस रिवर्स थ्योरी दिया, उल्टा थ्योरी दिया, प्रयोक्ता का उल्टा जब थ्योरम को दिया उन्होंने, प्रमेय दिया, व्युत्क्रम प्रमेय दिया, तब उन्होंने क्या किया, 1700 इसका प्रकाशन जो है ना 1763 में हुई थी, इसकी मृत्यु के उपरांत के बाद, समझ रहे। ये चीजें 1763 ईस्वी की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझते कि ये कहना क्या चाह रहा था। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए कि आपके आसपास में कोई एक सरकारी अस्पताल है, मान लीजिए ये हॉस्पिटल है, बातों को समझिए, हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल है, ये कोई एक सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है। और इसमें 100 बेड्स है ना, 100 बेड्स है ना। और इसमें क्या है कि लिमिट्स बेड्स है, मतलब 100 बेड्स है और उतना ही की देखभाल करने के लिए डॉक्टर्स है, उतना ही देखभाल करने के लिए नर्सेस है। मेरी बात समझे। लेकिन एक कुछ ऐसा हुआ कि इसमें प्रतिदिन अगर मान लीजिए कि 100 से कम, है ना, 100 से कम पेशेंट आपके पास आता है इसमें इलाज कराने के लिए, 100 से कम पेशेंट जो है ना प्रतिदिन आता है और इलाज करा करके चला जाता है, ठीक है। 100 से कम आया और इलाज करा करके सब दिन उसी एवरेज में चल रहा, सब दिन चल रहा, ऐसे करके 100 से कम 80 आ रहा, 70 आ रहा, 85 आ रहा, 90 आ रहा, 99 आ रहा, तो 100 या 100 के आसपास में सब दिन आता और चला जाता। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि परिवर्तन हो गया। एकाएक परिवर्तन क्या हो गया कि इसमें ये पेशेंट जो है ना, पेशेंट की संख्या जो है एकाएक बढ़ गई, 1000 हो गई। ये पेशेंट की जो संख्या थी एकाएक बढ़ गया और 1000 संख्या हो गई टोटल। और 1000 संख्या हुई तो अब क्यों हो गई, अब लोग रोज जो है ना 1000 संख्या पर लोग आने लगे इलाज कराने के लिए। पहले कितनी थी, 100 था, अब कितने हो गए, 1000 हो गए या 500 हो गए। मान के चलिए कि एक लिमिटेशन में हम मानने के लिए ले रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अब 1000 खोजेंगे कहाँ लिखल है, ऐसा बात नहीं है। 1000 लोग आने लगे। अब डॉक्टर परेशान, पेशेंट नर्सेस परेशान, क्योंकि इसकी एबिलिटी तो 100 है,
बातों को समझिए, इसकी एबिलिटी कितनी है 100 है, लेकिन अब 100 से कम है या 100 होनी चाहिए। अब एक बैग क्या हो गया कि एक बैग जनसंख्या आने लगी, 1000 के 1000, 1500 700 रोज आने लगे। तो बताओ डॉक्टर सबको परेशानी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसकी एबिलिटी तो 100 संभालने का है, अब इसको 1000 संभालने के लिए कहा है। मेरी बात समझ रहे? जब ऐसा हो गया बिहार में तो अब डॉक्टर भी परेशान, हर लोग परेशान। अब इसमें क्या हो गया कि ये क्यों आ रहा है हो सकता है कि कोई मच्छर आ गया हो, काट लिया हो और सबको बीमारी फैल रहा हो। कारण समझा रहे, ये पहला कारण समझ लीजिए या हैजा फैल गया हो, है ना, दूसरा कारण हो सकता है। मेरी बात समझ रहे? या कहीं पर मान लीजिए कि कोई आतंकवादी हमला हो गया, आतंकवादी हमला हो गया, ये तीसरा कारण हो सकता है। या फिर अगर मान लीजिए क्या कोई ऐसा कोई घटना हो गई या फिर ऐसा चीजें कोई होगी जिसके कारण मान लीजिए वायरस ही अभी चल रहा है तो वायरस को ही मान लेते, वायरस आ गई हो, ये चौथा कारण है। अब यहां ध्यान से देखिए कि एक बार क्या हो गया कि अब ऐसा नहीं कि 4 ही कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमने एक लिमिटेशन पर कारण ले लिए कि ये 4 कारणों से कोई हो सकता है। कोई मच्छर आ गया, धय 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 काट रहा, लोग बीमार पड़ रहा है, बुखार हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, सबको परेशान हो रहा है, लोग सब पहुंच रहे, या कोई हैजा फैल गया हो, कोई तरह का बीमारी फैल गया हो चारों तरफ, कोई प्रदूषण की घटना हो गई हो जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे और धय धय अस्पताल पहुंच रहे, या फिर आतंकवादी कोई हमला हो गया हो और वहां के हजारों लोग पर घायल हो गए तो उसके चलते लोग वहां पहुंच रहा, या फिर कोई वायरस आ गया हो और उसके कारण भी लोग पहुंच रहा। और सपोज दैट अभी वायरस को ही ले लेते क्योंकि वायरस का समय चल रहा है, और वायरस से क्या हो गया कि सपोज दैट 60 या 80% लोग क्या हो रहा है कि वायरस से मर रहा है, 20% या 5% लोग जो है कि आतंकवादी हमला से मर रहा है, 5% लोग जो है कि हैजा से मर रहा है, और 10% लोग जो है ना मच्छर काटने से मर रहा है। क्योंकि पहले सामान्यतः इसी तरह का लोग चल रहा था, इसी तरह की बीमारी। अब एक बात बताओ, सरकार भी चिंतित हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो गया। अगर सरकार चिंतित होगी तो सरकार दिमाग लगाएगा कि आखिर कारण क्या है। पहले क्या करेगा कि सरकार क्या करेगी, 1000 जो लोग आ रहे थे 1000 बेड बढ़ा देगा या डॉक्टरों की संख्या बढ़ा देगा, वो तो करेंगे, लेकिन सबसे पहला कारण ढूंढेंगे कि लोग आ क्यों रहा है। यही कारण में तो सरकार क्या करेगा, ये 10% पर दिमाग लगाएगा, 5% पर दिमाग लगाएगा, क्या इस 5% पर दिमाग लगाएगा? नहीं, सबसे पहले इस 80% पर वह दिमाग लगाएगा कि कारण क्या है। इस कारण को पहले, इस कारण के जड़ पर जाना है। फिर से यहाँ पेशेंट को नहीं देखेगा, पेशेंट को जो देखना है देखना नहीं देखने का मतलब कि छोड़ नहीं देगा, कहने मतलब इधर नहीं देखेगा जनसंख्या के ऊपर, सबसे पहले कारण को ढूंढेगा। जैसे अभी देखते हैं वैक्सीन के पीछे में लोग दिमाग लगा रहा था कि आखिर जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो वैक्सीन पर भी काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 80% का कि मेन जड़ पर काम करेगी, और इस जड़ की अगर समस्या को समाधान कर देंगे तो इधर लोग क्या करेगा, धीरे धीरे अपने नियंत्रण होने लगेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते कि अगर हम ही लोग अगर सरकार में रहते या रहते तो क्या करते कि 1000 लोग 1000 बेड बढ़ा दो, तो सरकार वही कर रही, समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहा। समस्या का समाधान मतलब उसको हजारों हजार करोड़ों करोड़ रैलियां कर रही है, और उससे कोरोना बीमारी सब ले लेकर के आकर के बंगाल से आ गया, बिहार में लाकर रख दी। उसके लिए कोई कानून कार्रवाई नहीं, हम लोग बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो हम लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ आवाज उठाने वाले लोग पर हमेशा कार्रवाई होती, हम लोग बोल भी नहीं सकते, है ना। और यहाँ बिहार में तो और बाहर स्थिति है ना। तो यहाँ पर दिमाग 1000 तत्काल 1000 लोग आ रहे हैं तो इसका तो कंट्रोल करना, लेकिन सबसे पहले हमको जड़ पर काम करना है। तो इसी उल्टा जो हम लोग गए, फिर से पीछे गए, उसी के को हम लोग क्या बोले, रिवर्स। और ये जब तक वेज नहीं आए थे, वेज थॉमस वेज नहीं आए थे, ये बहुत बड़ी समस्या थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो करें क्या। मेरी बात समझ है। जब वेज आए तब उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, तब उन्होंने कहा कि भैया समस्या का समाधान हो सकता है जब हमारे नियम से चलोगे तब। तो लोग किस पर दिमाग लगाता, जनसंख्या बढ़ती जाता है, अब 135 करोड़ जनसंख्या भारत में, 135 करोड़ बेड की व्यवस्था करेगा कि वैक्सीन की व्यवस्था करेगी।
अभी बतलाइए किस पर? तो हम लोग जड़ पर काम करेंगे ना। तो इसी आगे हम लोग तो पढ़ रहे थे, प्रयेकता निकाल रहे थे कि ये 5% प्रयेकता जो 5/100 और इतना इतना के सबकी प्रयेकता निकाल रहे थे। लेकिन हमको सबसे पहले इसको रोकने के लिए क्या करना है, उस कार्य के लिए हमने फिर से रिवर्स हमको पीछे जाना पड़ा, जड़ पर जाना पड़ा। वही रिवर्स के लिए हमने कहा कि इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी या काउज प्रोबेबिलिटी। आखिर कारण क्या है? काउज मतलब आखिर कारण क्या है कि लोग इतने आने लगे। पहले 100 की संख्या पर लोग आते थे, एक पे हजार की संख्या पर लोग क्यों आने लगे? वही कारण को ढूंढना है। और उसी कारण को ढूंढने के लिए थॉमस बेज ने 1763 में थ्योरम दिया, प्रमेय दिया, जिसकी सहायता से सारी समस्या का निपटारा हो गया। ताकि ये काम कीजिए, मेरी बात समझ रहे? ये था बेज का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन मतलब कि बेज के बारे में जानकारी थी, बेज ने ऐसा क्यों किया, प्रयेकता का इतना चीज आप पढ़ा रहे थे, क्या जरूरी था इधर आगे जा रहे थे सर पीछे पर आप दिमाग लगा रहे? भैया पीछे में दिमाग लगाना पड़ता। तुम आगे में दिमाग लगाओगे, पीछे दूसरा आदमी लगा के निकल जाएगा। मेरी बात समझ रहे? तो इसीलिए दिमाग चारों तरफ लगाना है ना। तो उन्होंने 100 आदमी कहा कि 100, उन्होंने सोचा कि 100 आदमी तो साधारण प्रोबेबिलिटी बना था, हम क्यों ने दिमाग लगाए उल्टा पुल्टा प्रोबेबिलिटी पर, है ना। और हमेशा जान लीजिए, जब भी आप थोड़ा सा अल्टर काम करते हैं, जो पागलपंथी वाला काम होता है ना, वही एक दिन इतिहास भी रखता है। अब ऐसा नहीं कि पागल की तरफ किसी को जाकर के मुंह मारेंगे तो लोग नाम कमा लेंगे ऐसी बात नहीं। आजकल ऐसे भी खच्चर लोगों की कमी नहीं है। खच्चर मतलब गधा बोलते हैं उसको, खजरा लोगों। कुछ बातें हमने लिख के रखे हैं, ध्यान से देखिए। बीएस थ्योरम के अनुसार कहा कि यदि E1, E2, E3 डॉट En किसी प्रतिदर्श समष्टि, सिंपल स्पेस जिसको हम लोग बोलते थे, प्रतिदर्श समष्टि की घटनाएं हो और ये कोई इवेंट है, ये कोई इवेंट है, समझ में आ रहा है? अभी हम समझाएंगे कि ये कोई इवेंट क्या है। ये कोई इवेंट है जो प्रतिदर्श समष्टि S के संगत घटित हो रही हो, तो बेज प्रमेय के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय A इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI बाय सिग्मा J इक्वल टू 1 से लेकर के n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EJ। ठीक है। और जहां EI और EJ का जो क्या का इंटरसेक्शन होगा, वह हमेशा फाई के इक्वल रहेगा, परस्पर अपवर्ती घटना होगा, मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। ये बात बेस ने कह करके चले गए, जो रिवर्स प्रमेय के अनुसार ये इसके फॉर्मूले हैं। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। ये इसका फॉर्मूला है ना, ये इसके फॉर्मूले। और इसी फॉर्मूला से टोटल सवाल को हम लोग को क्या करेंगे। सबसे पहला बात है कि ये फॉर्मूला आई कहां से, इस चीज को हम लोग एक एक बातों को हमने पहले भी कहा था कि आप टेंशन ना लीजिए, लिख दिए तो सिर्फ लिख दिए ना, हम आपको, हालांकि आपको इसी से काम चलेगा, इससे सवाल आपको प्रूफ करने के लिए नहीं कहेगा कि ये, लेकिन कुछ बातें हैं जो प्रीवियस में आपको पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर के ये बातें आपको समझ में आएगी कि आया कैसे। तो सबसे पहला बात समझ लेते हैं, ये ए और ई आई है क्या चीजें, ध्यान से देखिए, उस बातों को समझते हैं। अभी हम तुरंत समझाए थे कि अगर मान लीजिए कि दो अर्न है, इस तरह से अर्न 1 और अर्न 2, अरे बेग 1 बेग 2, कलश 1 और कलश 2, जानते हैं। और इस कलश 1 और कलश 2 में अगर मान लीजिए कि 3 लाल बॉल है, ठीक है, और 4 काली गेंदे, और अगला वाला में 5 लाल बॉल है और 6 काली गेंदे। अब ध्यान से देखिए, अब हमको लाल गेंद निकालनी है। लाल गेंद निकालना है तो पहले जो ये घटना जो निकलेगी, इससे हमको गेंद निकालना हो, एक गेंद की प्रोबेबिलिटी चाहिए। या तो हम लोग बेग 1 से निकालेंगे, बेग 2 से। तो पहले बेग को चयन करेंगे। बेग का चयन करने के लिए अगर हम लोग बेग की बात करते हैं तो बेग 1 और बेग 2 के लिए हमने 2 इवेंट माना। हमने कहा कि माना कि E1 है ना तथा E2 है ना। दो E1 के लिए, E1 क्या है कि बेग 1 से निकाली गई गेंद, और E2 क्या है, बेग 2 से निकाली गई गेंद। या फिर E1 E2 क्या है, बेग चयन करने की प्रयत्न है कि बेग, ये E1 जो है ना बेग 1 को दर्शाता है, और E2 कैसे लिख देते हैं, E1 मान लीजिए क्या कि बेग 1 है ना, और E2 के लिए कौन सा इवेंट दिखा रहा है,
कि बेग 2 दिखा रहा है। मेरी बात, अब ये दोनों E1 और E2 की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। भैया पहले ध्यान से देखो, रुको 1 मिनट, देखो बेग कितने हैं, 2। जैसे एक सिक्का उछालते तो 2 घटना होती है, हेड या टेल, या मान लो हेड या टेल, या टेल या हेड, मान लो किसी एक को मान लो, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक ठो बेग चुनने की प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी कि नहीं रहेगी, चेक करो। 2 में से कोई एक बेग चयन करोगे ना, तो फिर इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, हाफ। बेग का चयन करने की प्रोबेबिलिटी तो आपको मिल गई। अब गेंद कौन सी चाहिए, लाल कलर की चाहिए। और लाल कलर किससे निकालेंगे, टोटल सिंपल स्पेस है ना आपके पास, ये है टोटल सिंपल स्पेस है ना, तो वही ए है। अब ध्यान से देखिए, कहा कि और ए प्रति 10 समष्टि एस, एस के मतलब टोटल इवेंट। और गेंद किस कलर की चाहिए आपको, गेंद किस कलर की चाहिए, लाल कलर की हो, लाल गेंद हो। अगर आपको लाल गेंद चाहिए तो ये लाल गेंद किससे निकलेगा, टोटल प्रति 10 समष्टि से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरी बात समझ गए। और लाल गेंद जब निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां लगेगी। आपको कौन सा कलर का गेंद चाहिए, लाल कलर का, जिसमें आपने बेग चुनने की प्रोबेबिलिटी, या तो आप अभी क्या कौन सा बेग चुन लिए, बेग पहला चुन लिए, तो चुनने की घटना हो गई, बेग चुनने की प्रोबेबिलिटी हो गई, आपने बेग चुन लिया। अगर हम लोग सपोज डेट की पहला बेग चुने होंगे तो बेग चुन लिए, पहला बेग चुन लिए, और चुनने के लिए हमने क्या बोला था, E1, मतलब E1 घटना हो गई है। अब आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, कौन सी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ध्यान से देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान से देखो। हमने क्या बोला कि बेग 1 आप चुन लिए, मतलब बेग 1 E1 आप चुन लिए, E1 घटना हो गई। अब कौन सा घटना करना है आपको, लाल कलर की गेंद की करनी है। कौन सा कलर का करना है, लाल कलर का गेंद होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या करेंगे, अब ए इवेंट चाहिए आपको, और ए इवेंट के लिए आप देख लीजिए कि इसमें टोटल कितने कलर, कितने रेड पेन है, रेड बॉल है 3, और टोटल गेंद कितने हैं, 7। ध्यान से देखना है बातों को, एक एक बातों को ध्यान से समझना है कि यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी है। कौन सी प्रोबेबिलिटी लगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर से एक बार समझा रहे हैं, अगर बेग 2 चुनते, बेग 2 चुनते, और बेग 2 से भी आपको कौन सा कलर का गेंद चाहिए, कौन सा कलर का गेंद चाहिए, रेड कलर का गेंद चाहिए, और आपने बेग 2 को पहले चयन कर लिए कि हमको बेग 2 से रेड कलर का बॉल चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहने वाली है, टोटल देख लीजिए, रेड बॉल कितने हैं, 5, और अब इनमें से टोटल मिला के देख लीजिएगा तो 11। ठीक है, अब हमको फिर से रिवर्स आना है कि इस बात की क्या प्रयोक्ता है, हमने जो गेंद निकाली थी वह किस बेग से निकला है, बेग 1 से निकला है। तो बेग 1 से, और गेंद अब लाल कलर का गेंद निकल गई। अब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि बेग 1 से, बेग 1 से प्रोबेबिलिटी चाहिए, जिसमें लाल कलर का गेंद हमने पहले है ही गेंद पहले निकाल चुके थे। बात समझ में आ रहा है, ये लाल गेंद पहले निकाल चुके थे। मेरी बात समझ में आ रहा है, कैसे समझा रहे हैं कि अब हम लोग फिर से रिवर्स आना है। यहाँ तक तो काम कर लिए, अब फिर से पुनः पीछे आना है कि इस बात की प्रयोक्ता क्या होगी कि ये गेंद या बेग 1 से निकली है या बेग 2 से, मतलब लाल गेंद है ये जो आप निकाले थे लाल गेंद, ये निकल गई है। अब इस बात का फिर से पुनः आना है कि इस बात की मतलब है ये घटना घटित हो गई है। अब इस बात की क्या प्रयोक्ता है कि वह गेंद इससे निकला है, भैया इससे निकला है, तो इस गेंद के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले क्या चयन करेंगे, बेग चयन करेंगे। और कोई घटना घटित हो गई है, अब उनमें से लाल गेंद आप निकाले होंगे, पहले बेग चयन करेंगे फिर लाल गेंद निकालेंगे। अब उनमें से टोटल घटना जो ये आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, तो दोनों में से, तो अगर दोनों का सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो गुणनफल का योग होगा यहाँ नीचे में आ जाएगा। नहीं समझे बात को, अगर बेग 1 चयन किए होंगे तो अब टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल केस बोलते हैं ना इस तरह से कि कुल घटनाओं की संख्या, जितना घटना होता है ऊपर में कुल घटनाओं का योग बट्टा कुल घटनाओं की संख्या, तो कुल घटना कितना है इतना, और कुल घटनाओं का जो संख्या होगी उसी का सभी को जोड़ करके नीचे हम लिखेंगे। और घटना क्या हुई, अगर बेग 1 सेलेक्ट किए होंगे तो E1, और उसमें लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी, A/E1, प्लस अगर बेग 2 चेंज किए होंगे या अगर बेग 2 चयन किए होंगे तो बेग 2 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और उससे अगर लाल गेंद निकला होगा तो A/E2, सभी का सम अगर निकाल देंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी नहीं निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, आप ही बतलाइए निकलेगी कि नहीं।
अरे निकलेगी ना, तो फिर क्या ये कंडीशन आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो, आएगा। जब ये कंडीशन आएगा तो क्या यही चीजें या नहीं है, मिलाओ एक बार ध्यान से देखो, यही चीजें है ना, यही पार्ट को यहाँ से जोड़ के देखो कि मिल जाएगा। और हमने यही है ई आई के जगह में बेग 1 चयन करेंगे, ये किस कलर का गेंद चयन करेंगे, और टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट्स बट टोटल नंबर्स ऑफ टोटल या टोटल नंबर टोटल क्या कहता है, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ क्या कहता है कि कंडीशंस या जो भी हो। मेरी बात समझ, तो ये चीजें थी यहाँ पर। अब इसका ये सिग्मा का मतलब होता है सम, जो टोटल घटनाएं घटित हुई थी। मेरी बात समझ, तो ये चीजें यहाँ थी। और आगे फिर बात करते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर से क्या समझा देते हैं, हमको क्या करना है कि कहा कि लाल गेंद तो निकल गई है, लाल गेंद क्या हो गया, निकल गया है। अब इस बात की क्या प्रयत्ता है कि वह गेंद, फिर से हमने क्या बोला, फिर से रिवर्स आना है कि वह गेंद बेग 1 से ही निकला या फिर बेग 2 से भी बात करेगा। तो लाल गेंद निकल गई, मतलब ये घटना हो गई है, ये घटना हो गई, ठीक है। अब लाल घटना हो गई, अब हमको फिर से रिवर्स पीछे आना है, पीछे की ओर आना है, मतलब E1 और E2 को फिर से देखना, ये इवेंट हो गई, ये इवेंट क्या हो गया, हो गया। अब हमको ये भी इस बात की प्रयत्ता निकालना है कि यहाँ निकाल के दिखा देते हैं, इस बात की प्रयत्ता निकालना है कि प्रोबेबिलिटी जो है ना वह बेग 1 से निकला। हम 1 के बारे में बोल रहे हैं, अब 2 के बारे में भी सोचिए कि 2 से। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बेग 1 से निकला होगा तो पहले बेग 1 चयन किए होंगे, ध्यान से देखो, पहले बेग 1 चयन, उससे क्या निकाले होंगे, और पहले बेग, फिर दूसरा काम करते तो क्या लगाते, गुना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकला होगा, A/E1। E1 क्यों, क्योंकि E1 तो हो गई, बेग चयन कर लिया, लाल गेंद निकाले। अब इनमें से, अब ऐसा थोड़ी कि बेग 1 से निकला होगा, बेग 2 से भी निकला होगा, तो पहले बेग 1 अगर चयन किए होंगे तो E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, या का मतलब क्या बताए, प्लस, या फिर दूसरा बेग भी चयन किए होंगे हम लोग कि पहले दूसरा बेग चयन किए होंगे तो उससे दूसरा बेग, और उससे क्या निकाले होंगे, लाल गेंद। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/ कितना, E2। चेक करो, मिला लो, बात वही है कि नहीं है, देखो एक बार, मेरी बात समझ में आ रहा। तो यही चीजें यहाँ पर है कि कौन सा बेग के बारे में बात करेंगे और क्या करेंगे, है ना। हालांकि हम टोटल चीजें आपको प्रूफ कर देंगे, तो ऐसा नहीं कि आना तो यहीं पड़ेगा। कि एक अक्सर ये क्या है भैया, ये सिग्मा टूटेगा ना तो हर जगह प्लस लगेगी, वही प्लस का चिन्ह है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर पहुंचने से पहले क्या होगा इस फॉर्मूला पर, हालांकि हम यहाँ फॉर्मूला आपको प्रूफ कर देते हैं, यहाँ पर पहुंचने से पहले कुछ बातें हैं जिसको जानना। अब ये चीजें क्या है, EI और EJ क्या है, EIJ जो है ना, यहाँ अगर 1 लेंगे, वहां 1 लेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 1, समझ में आ रहा। यहाँ पर I का मान 1 और 2 दोनों हो सकती है, चेक करो, I का मान 1 और J का मान 1 और 2 दोनों हो सकती है। अभी और हम लोग बात करेंगे। और ये इंटरसेक्शन है, कहा कि E1 और E2 के बीच जो रिलेशन होगा वह हमेशा फाई के बीच का रिलेशन होगा। मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी, वह हमेशा एक दूसरे से डिसज्वाइंट होगा, मतलब डिसज्वाइंट, कोई इसके साथ संपर्क नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं और इसको प्रूफ देखते हैं, और प्रूफ को एक एक बातों को आपको ध्यान से समझना है। अगर दिक्कत करेगी तो फिर एक बार हम आपको वीडियो में समझा देंगे, आप कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है। पहले देखिए, 1/10 सेमेस्ट्री का विभाजन, हमने क्या बोला कि बारी बारी से धीरे धीरे करके अगर आप बातों को वहां तक पहुंचा देते हैं, एक वहां थ्योरम तक, आपको फॉर्मूला तक पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए कुछ बातों की जानना जरूरी है। 1/10 सेमेस्ट्री का विभाजन, पार्टीशन ऑफ ए सिंपल स्पेस। 1/10 सेमेस्ट्री का हिंदी क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल स्पेस को ही हम लोग 1/10 सेमेस्ट्री बोलते हैं। बातों को समझिए, मतलब कि ये क्या कहा कि 1/10 सेमेस्ट्री का विभाजन, इसको समझिए। 1/10 सेमेस्ट्री विभाजन मतलब S का विभाजन, जो टोटल इवेंट होता है। टोटल इवेंट होने का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मान लीजिए कि एक सिक्का को आप उछालेंगे, एक पास सिक्का को उछालेंगे तो HH मिलेगा, HT मिलेगा, TH मिलेगा, TT मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये जो TT ये जो टोटल जो मिला, इसको अलग अलग पार्ट करना, विभाज करना, मतलब सबका अलग अलग कंडीशन दिखाना, फिर ये टोटल को हम लोग S के द्वारा सूचित करते हैं। तो इसी का कहा कि एक उसका हम लोग विभाजन करके देखेंगे, बांट के देखेंगे, बंटवारा करके देखेंगे कि क्या क्या मिलता है, उस चीज को देखना है। तो ध्यान से देखिए,
हमने क्या कहा कि लेट माना कि है ना E1 E2 E3 डॉट डॉट किसी प्रतिदर्श सेमेस्टर की घटनाएं हैं, मतलब ये नहीं समझे ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, E4 है, समझ में आ रहा है ना। और भी आगे घटना अगर 3 बार सिक्का उछालते, 4 बार उछालते और भी घटनाएं होती। तो उसी तरह हमने माना E1 E2 E3 डॉट डॉट EN सिंपल स्पेस की घटनाएं हैं। और ये घटनाएं ऐसा घटनाएं है कि EI और EJ का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा फाई के बराबर होगा। मतलब फाई का मतलब कि वह परस्पर अपवर्जी घटना होगा, मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। कि अगर नई बात पल्ले चढ़ा समझा देते, रुको I और J कहा कि बराबर नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे। लेकिन I और J का मान 1 2 3 4 5 6 रहेगा। कहेगा ये बात समझ में नहीं आया, क्यों आएगा? अब ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि ये जो E1 E2 E3 है, किसी का भी आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब E1 E2 का निकालेंगे तब भी फाई निकलना चाहिए, और E2 E3 का निकालेंगे तब भी फाई निकलेगा, या E1 E3 का निकालेंगे तब भी फाई निकलेगा। मतलब डॉट डॉट अगर EN है तो उससे पहले कौन होगा? EN -1 होगा कि नहीं? चेक करो। अरे N है उससे पहले एक कम होगा कि नहीं होगा? उसका भी इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तब भी कितने के बराबर होगा? फाई का मतलब ये सभी एक दूसरे से डिसज्वाइंट के रूप में जुड़े हुए रहेंगे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, सभी एक ऑल एलिमेंट्स आर डिसज्वाइंट बाय ईच अदर, एक दूसरे से जो है ना वह डिसज्वाइंट के रूप में रहेगा, इंटरसेक्शन के रूप में रहेगा। और सभी का जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम लोग ये इस चीज को विभाजन नहीं कर पाएंगे। दोनों सभी लोग अलग अलग, आप भैयारी का बंटवारा हुआ तो 2 कट्टा जमीन 1 कट्टा हमारा 1 कट्टा, अलग अलग होगा ना, वही चीज है। अब यहाँ देखो, अब ये टोटल घटनाएं होगी या घटना जो घटित होगा E1 हो सकता है, E2 हो सकता है, या E3 हो सकता है, E4 हो सकता है, डॉट डॉट EN हो सकता है। बात समझ रहे? और आप जान रहे कि ये या का मतलब जो होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है? प्लस। और सभी घटना को अगर मिलाएंगे तो फिर हमको S ही मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ S। और प्रोबेबिलिटी ऑफ S टोटल इवेंट का जो सम होता है वह कितने के इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। हमने पहला भी कंडीशन में आपको समझाए थे कि जितने भी इवेंट होगा इसमें 2-3 कंडीशन दिया, यहाँ ABCD करके लिखना, B दे दीजिए और यहाँ पर C, 3 कंडीशन को समझना है। मेरी बात समझ रहे? कहा कि ये इवेंट तो इधर तो समझ गया, इधर ABCD आप कर लीजिए। और उसके बाद कहा कि सभी इवेंट को अगर हम लोग उसका यूनियन निकालेंगे तो फिर उसका अगर प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे तो वह प्रोबेबिलिटी ऑफ S के इक्वल होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ S, जब कोई इवेंट को हम लोग प्रयत्ता ज्ञात करते हैं तो सभी का जो सम होता है वह कितने के इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब अगला कंडीशन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना? EI जो होगा वह ग्रेटर देन होगा, कितना होगा? ग्रेटर देन होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ EI जो होगा वह ग्रेटर देन हमेशा जीरो से रहेगा। भैया हमने पहले भी कहा था कि किसी की प्रयत्ता जो नहीं तो मजाक कर ली, किसी की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी हमेशा, चाहे किसी की प्रोबेबिलिटी निकाले, E1 का निकाले या E2 का निकाले, है ना, या E3 का निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकाले, है ना, ये सभी का जो वैल्यू रहेगा वह हमेशा 0 से बड़ा होगा और वह वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, है ना। प्रयत्ता कभी नेगेटिव नहीं होती है सर, ये बात समझ रहे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमेशा जिसका वैल्यू होगा यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, E4, E5, EN जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा। जी ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा रहेगा। हाँ, तो ये बातें थी इस पर। अगला टॉपिक पर हम लोग देखते हैं। इतनी बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लो। माना E1 E2 जो है ना कोई इवेंट है जो सिंपल स्पेस के अंतर्गत आता है ना, जैसे भी हमने एक सिक्का को 2 बार उछाल के देखा। और सभी जो एक दूसरे से जो है ना डिसज्वाइंट के रूप में जुड़े रहेंगे, असंगत रूप से जुड़े हुए रहेंगे। और असंगत जब रहेंगे, डिसज्वाइंट रहेंगे, जुड़ा हुआ रहेगा। तो अब दूसरी बात समझो, डिसज्वाइंट के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा कितने के बराबर होगा? 5। किन्हीं 2 को उठा लो, इसको या इसको भी उठा लोगे ना तभी उसका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होगा, मतलब मचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। और दूसरी बात कहा कि सभी का जो सम होगा वो 1 होगा। सभी का सम्मिलित करेंगे तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ S मिलेगा, फिर से हमको वो टोटल घटना मिल जाएगी। और हम लोग ये हम अपने मन से लिखे हैं, ऐसा कोई बात। सभी का जो सम है वह 1 के बराबर होगा। और तीसरी बात क्या कह रहा था कि जितनी भी प्रयत्ता निकालेंगे वह 0 से बड़ा रहेगा, 0 से छोटा कभी नहीं होता। हम लोग पहले भी जानते हैं कि प्रयत्ता का जो वैल्यू होता है वह हमेशा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकती है कम से कम, उससे छोटा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीजें थी। अब अगला हम लोग बात करते हैं, धीरे धीरे बातों को जोड़ते हैं और आपको फार्मूला तक लेके जाते हैं और प्रूफ करके दिखाते हैं।
संपूर्ण परिकता का प्रमेय है, ये थ्योरम है आपका, प्रमेय है ये, थ्योरम है मेन रूप से। इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या करना है और इसको कैसे बनाना, इस चीज़ को देखना है। टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये हमको देखना, इसको आप समझ जाएंगे लास्ट चीज। उसके बाद डायरेक्ट आपका फॉर्मूला जो है ना, खटाक से बातें समझ में आ जाएगी ये चीजें। हमने कहा कि माना कि E1 E2 E3 डॉट डॉट मान लीजिए वो एस के अंतर्गत आता, सिंपल एस, जिसमें E1 E2 E2 जो है ना, प्रत्येक की परिकता नॉन जीरो, जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है। नॉन जीरो का मतलब हो गया शून्यतर है, जिसका मतलब शून्यतर का मतलब कि वह जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ करके बाद बाकी उधर जितना भी है, मतलब पॉजिटिव में जितना है उतने की बात कर रहे हैं। यदि ए के बारे में बता चुके थे कि पहले क्या है, ए प्रतिदर्श समष्टि के संगत कोई घटना है, ए के संगत ही घटित हो रही हो, तो उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना, तो सिद्ध करना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी को पी ए से सूचित करते हैं। पी ए बराबर पी E1 और इंटू पी ए बाई 1 प्लस पी E2 इंटू पी ए बाई 2 प्लस पी E3 इंटू पी ए बाई 3 और प्लस डॉट डॉट पी एन और इंटू पी ए बाय ई एन। ये हमको प्रूव करना है, या उसी के बदले में, इसी के बदले में ये वाला भी बात आप लिख सकते हैं। ये वाला बात क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं? आप जान रहे हैं कि सभी सम को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, सिग्मा के द्वारा। और ये बड़ी सिग्मा है, आपको मालूम है, ये इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, है ना। सिग्मा, हिंदी में भी आप सिग्मा ही लिखेंगे इसको, है ना, ये सिग्मा है। और सिग्मा क्या होता है, जितनी भी चीज होता है उन सब सारी बकवास को लिखने के लिए, कहा इतनी लंबा बात ना लिख करके अगर सिग्मा लगा करके अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो ये टोटल बातों का मतलब एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब ये जे क्या है, तो कहा कि जे का मान, यहाँ जे लगाया हुआ हर जगह, जे का मान 1 से लेकर के n तक रहेगा। अगर n यहाँ 1 लेंगे तो क्या मिलेगा 1, फिर क्या लिखेगा a/E1, फिर 2 लेंगे जे का वैल्यू तो ये वाला पार्ट मिलेगा, 3 लेंगे तो ये वाला मिलेगा, और डॉट डॉट करके n लेंगे तो ये वाला बात मिलेगा। और n का वैल्यू, जे का वैल्यू 1 से लेकर के कितना तक है, जे का वैल्यू कितना, 1 से लेकर के n तक। ये कहता है कि 1 से लेकर के n तक लेना है। और ये सिग्मा जैसे हटेगा हर जगह प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक इवेंट्स के बाद प्लस का चिन्ह लगेगा, तो ये जितने भी प्लस चीजों को उसके बदले में हम लोग क्या लिख देते हैं, सिग्मा, और इसको हम लोग सिग्मा पढ़ते हैं। सिग्मा 1 से कहाँ तक, 1 to n, ये 1 से n तक हिंदी में बोलना चाहते हैं तो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जे और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई जे, ये सब जितने भी बकवास लिखे हैं उन टोटल बकवास के बदले में एगो बकवास लिख दीजिए, बात खत्म। 100 बात की एक बात, मेरी बात समझ रहे। अब आगे देखते हैं कि इसको हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं कि इतना के बराबर पी ए के बराबर टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण परिकता के प्रमेय को पी ए के द्वारा सूचित करते हैं, इसी को बोलते हैं। और इतना के बराबर इतना कैसे होता है, प्रूफ में हम लोग लेकर आए हैं। माना कि E1 E2 E3 डॉट डॉट En प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन है। विभाजन हमने आपको तुरंत अभी इससे पहले समझाए थे। विभाजन मतलब कि ये टोटल S है, और S में एक इवेंट ए हो चुकी है, या ए इवेंट ए को करना है, जिसमें E1 E2 E3 डॉट डॉट En छोटा छोटा टुकड़ों में बट करके विभाजित हो रहा है, छोटा छोटा टुकड़ों में, है ना। जैसे कि हम लोग केक लाते हैं तो छोटा छोटा काट करके देते हैं ना। आम भी अगर महंगा आम हो तो एक एक टुकड़ी काट के देते हैं खाने के लिए, गरीब आदमी हम लोग, है ना। तो और उसको हम लोग काट के देते हैं, हम लोग छोटा छोटा टुकड़ी। और हम लोग भी जानते हैं कि कभी कभी खास तौर से आम अगर बिछने की बात आती है तो हम लोग खूब बिछने के लिए पहले जाते थे। एक आम लिए और उधर से ले करके आगे अगर पका हुआ आम मिल जाए तो लगता था प्रधानमंत्री बन गए, खुशी के मारे झूम उठते थे, है ना। और उसके बाद वो आम को खाते थे, और वो आम अगर फैमिली में आ गया तो वो आधा आधा टुकड़ी खा करके देता था, मतलब एक एक टुकड़ी खाने के लिए देता था, तो कि सभी आदमी पका हुआ आम खाएगा। अगर आपके वृक्ष में भी कोई आम लगता हो तो उसका एक एक टुकड़ी आपको खाने के लिए दिया जाता था, ताकि हम लोग खाएंगे तो सभी के हाथ में। और कोई बच्चा अगर खा लिया, गोटे आम खा लिया, अरे कैसे आम खा लिया, तो गोटे आम क्यों टकरी ले लेंगे, ऐसे करते थे, है ना। और हम लोग बचपने से छेचरा, है ना, वो दौक के तौर में चौकी तौर में घुस करके आम खा जाते थे, है ना। झोला को, छिलका को झोला में कस करके ले आके बाड़ी में फेंक देते थे। अब लगा पता करते कि CBI ऑफिसर लगावे, ये चीजें हुआ करती थी। अब यहाँ पर भी ये जो S है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, S E1 E2 E3, और इसको हम लोग अभी जो हम लोग विभाजन प्रक्रिया में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ये जो S होगा क्या पढ़े थे कि ये सभी को अगर सम्मिलित कर देंगे, E1 E2 और E3, ये सबको टोटल को सम्मिलित कर देंगे तो ये हमको कितने के बराबर होगा, S के बराबर ही होगा। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकालना चाहे E1 E2 E3,
और दूसरी बात ये भी बात बताए थे कि E1 इंटरसेक्शन E2 वह 5 के इक्वल होगा, और E2 इंटरसेक्शन E3 ये भी कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। इसी तरह से आगे भी चलेगा, ये बात आप जानते थे। और एक बात और समझा देते हैं। दूसरी बात आपको क्या समझना है, दूसरा पॉइंट पर आपको क्या समझना है कि ये जो है ना, ये क्या है, ये क्या है आपको, ये क्या है, ये हमने आपको क्या बोला। अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए डॉट डॉट के बदले में EI इंटरसेक्शन EJ और इक्वल टू 5। अरे ये सबसे टोटल बकवास के बदले में एक ही बात लिख दी और कह दिए कि I शुड नॉट इक्वल टू J, लेकिन I और J का वैल्यू जो होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक चलेगी, n तक चलेगा। चेक कीजिए चलेगा कि नहीं चलेगा। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इस बात को, अब ध्यान से देखो, क्या इसी चीज को, ये वाला पार्ट को जो नीचे में आप देख रहे हैं, क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए तो, कि अगर ए कोई इवेंट है, एस के संगत कोई घटना हो, एस के संगत कोई घटना हो, एस के संगत कोई घटना, अगर वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो ध्यान से हम बोलते, आप सुनिए ध्यान से, कुछ बातें सुन के भी आप काम कर सकते हैं। संगत कोई घटना हो तो किसके संगत, एस के संगत, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एस। चेक कि ए का इंटरसेक्शन अगर एस के साथ करेंगे तो फिर ए ही प्राप्त होगा। कहेगा माथा में नहीं घुसा, आप खुद से कुछ लिख दीजिएगा तो हम कैसे मान जाएंगे, हम नहीं मानेंगे। ए का इंटरसेक्शन एस के साथ करेंगे तो ये प्राप्त होगा। ध्यान से देखो, हमने क्या थोड़ा सा समझा देते रहो अपने, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि एस में कोई इवेंट है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है और 6 है, और ए में इवेंट है कितना कि 2 है 4 है और 6 है ना। अब ए का इंटरसेक्शन एस के साथ करो, ए का इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो कौन कौन मिलेगा, 1 है नहीं है, 2 है लिख दो, 4 है हाँ है, 6 है हाँ है। चेक करो फिर से। अब क्या ए इंटरसेक्शन एस क्या ए के बराबर नहीं है, मिला, क्या वही ए का इवेंट है कि नहीं, है ना। तो बिल्कुल वही चीजें होती है कि जिसका इंटरसेक्शन अगर एस के साथ करते तो फिर से हमको वही सेट मिल जाता है। अब ध्यान से देखो, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी रहने तो क्या ए इक्वल टू, अगर ए रहने देते हैं इंटरसेक्शन एस का वैल्यू आपके पास मालूम है कितना, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 है ना, यूनियन डॉट डॉट EN। चेक करो यहाँ पर भैया, अभी तुरंत किया दे, याद करो है कि नहीं। ये एस का वैल्यू रखे, अरे ना कुछ और ना रखे, ये एस का वैल्यू रख दी। अब एक बात बतलाइए, आप ही बतलाइए, क्या ये इंटरसेक्शन इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन E1, चेक करो इसको कोष्ट में कर दो, अच्छा लगेगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 कर सकते हैं, और डॉट डॉट ए, यहाँ यूनियन लगा दो, यूनियन डॉट डॉट यूनियन ए इंटरसेक्शन EN। चेक करो, वहाँ EN है लास्ट में, ध्यान रखिएगा लास्ट में क्या है, EN दिखाई पड़ रहा है, हम लोग अब करता होगा, कैमरा सीधा कर दिया। ये जो ध्यान से देखो, एक जरा सा भी हम फास्ट नहीं भाग रहे। ये इंटरसेक्शन E1 के लिए भी है, E2 के लिए भी है, E3 के लिए भी है। तो देखो ना, ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन, जैसे कि प्लस का चिन्ह आता, प्लस माइनस का माइनस, गुना का गुना करते हैं ना उसको सभी के साथ, अरे गुना करते ना, तो गुना कर दिए ना। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। ये कितने की इक्वल आ रहा है, एक इक्वल आ रहा है कितना, चेक करो। क्या अगर इधर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इधर प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो क्या उधर सभी में प्रोबेबिलिटी लगेगा, ए इंटरसेक्शन E1। और यहाँ ध्यान रखो, ध्यान दो, यूनियन का मतलब क्या बताए थे, प्लस बताए थे, चेक करो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 प्लस डॉट डॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN। चेक करो भैया, यूनियन हटा करके क्या लगाने के लिए बोले थे, प्लस लगाने के लिए बोले थे कि नहीं बोले थे, बोले थे। देखो ना, ये बात आई। अब रुको,
अब रुको, ध्यान से देखो, क्या क्या एक बात आपको याद है, यहाँ देखो लिखो कि चूंकि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 बराबर, क्या आपको मालूम है कि अगर पहले तो ए और E1 सभी स्वतंत्र घटना है, याद रखना, इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर E1 पहले हो गया होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए घटना घटित होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 होगा। चेक करो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, भैया पर्याप्तता का गुणन नियम, पर्याप्तता का कौन सा नियम, गुणन नियम से याद करो। तुरंत भूल गया क्या? अरे तुरंत भूल गया। अब देखो ध्यान से देखो कि E और F, ए और E1 को दोनों इवेंट को होना, अगर आप कहिएगा पहले ए घटना नहीं हो सकता ना, पहले आप बेग सेलेक्ट करेंगे तब ये आपका लाल गेंद निकालेंगे सर। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना कि पहले कद्दू लाएंगे मार्केट से तब न बनेगा सर, कि पहले बनाइए लेंगे तब कद्दू लाएंगे। तो पहले E1 घटना होगी और E1 घटना घटित हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, तो ए घटना घटित होने की प्रोबेबिलिटी A/E1 होगा कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पर आएगा ना, देखो वही चीजें, ठीक है। इधर से वीडियो को पहले पॉज कीजिए और आगे अभी, क्योंकि वहाँ वीडियो में नहीं आएगा, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ देखिए, हम आपको वीडियो को पॉज कीजिए, अभी हम भी कैमरा सीधा कर दिए हैं, और उसके बाद पॉज करके आप टोटल पहले उतारिए, फिर हम आपको आज से आगे बता रहे हैं। बस पहुँच गए हम लोग नज़दीकी में। वहाँ बोर्ड पूरा भर गया था, तो हमने फिर से ये चीज़ें प्रूव करनी है, तो हम पूरा साफ करके, ताकि आपको साफ दिखाई पड़े, तो हमने पूरा बोर्ड को साफ कर दिया है। और ध्यान से देखिए कि करना क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ तक तो हम लोग सवाल को पहुंचा दिए थे, ये बातें आपको हमने अभी तुरंत समझा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अच्छा, ये चीजों को ऐसे भी हम लोग एक चीज और देखे थे ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर A/E1 रहता, A1 A बट्टे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 और बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। चेक करो, क्या ये वाला भी बात पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में? तो भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, ये बातें मिलेगी कि नहीं। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इनमें से ए और ई इवेंट अगर दोनों एक साथ होना हो, तो उनमें ई इवेंट अगर पहले बैक सेलेक्ट कर लिए हैं, तो लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, ये E1 बैक सेलेक्ट हो गया था, तो ए निकालने की प्रोबेबिलिटी A/E1 होगी, जो हमने पहले शुरुआत में ही ये बातें समझाई थी। तो क्या अब यहाँ देखिए, तो ये ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2, भैया यहाँ E1 रहे, E2 रहे, E3 रहे, EN रहे, सभी के लिए वही चीजें लागू होगी कि नहीं होगी? तो क्या मैं इस चीजों को क्या इसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मिलाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, अगर E2 इवेंट हो गया है तो अगला इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी A/, कितना होगा, E2 होगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बेग 3 अगर सेलेक्ट कर लिए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद या काला गेंद या पीला गेंद या उजला गेंद या चुंदर गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी E3 रहेगी, प्लस डॉट डॉट प्लस अगर N1 अगर बेग चयन किए हैं, तो इनमें से लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी E(n) रहेगी कि नहीं रहेगी? मिलाओ, रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। रहेगा, देखो मिलाओ एक बार, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या ये चीजें, यही चीजें है ऊपर वाला, मिला लो, है कि नहीं? मिलाओ एक बार। क्या मैं इस चीज के बदले में ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल और लगा करके, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सिग्मा जे का वैल्यू 1 से लेकर के, कहेगा आई लिखिए, अरे भैया PQRS उल्लू गधा भैंस में बच्चा की तरह क्यों कर रहे हैं, जे लेना, के लेना, पी लेना, तो जिसमें उसमें लिखो, वहां के इक्वल टू 1 ले लो, यहाँ पी के बराबर 1 लिख, बच्चा जैसा नहीं करना है, बकलोल के जैसा। तो ये एंड गजवाठा से मन मत करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EJ होगा कि नहीं होगा? मिलाओ, अरे होगा तो होगा। ये J का मतलब क्या, 1 ले लीजिए,
तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, PE1। यहाँ देखो ये वाला 2 ले लोगे तो ये वाला 3 ले, ये प्लस। अरे समझाए ना, ये सिग्मा है, इसका मतलब होता है जोड़, है ना, जोड़, एडिशन, एडिशन, जोड़। ये सिग्मा जैसे हटेगा सब जगह प्लस लग जाएगा, जितने कंडीशंस बनेंगे सभी जगह प्लस लग जाएगा। क्या यही चीजें प्रूफ करनी थी? तो ये प्रूफ हो, बस यहाँ तक अगर आप समझ गए बातों को तो हो गया। बेस थ्योरम समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वह 2 सेकंड का काम है, आराम से आप समझ सकते हैं। नाउ प्रोसीड टू बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम की ओर हम लोग जा रहे हैं। इसको वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। अब आते हैं बेस थ्योरम, जो 2 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगी, फिर आगे बात करते हैं। लिखिए, ये आ गया है ना। हमने कहा कि एस को इवेंट ये दिया हुआ आपको मिलेगा, ये सब जितने भी बात है टोटल लिखा हुआ मिलेगा। E1 E2 E3 डॉट EN। मान लीजिए सिंपल स्पेस में कोई घटना है, और ये अगर ये सिंपल स्पेस का अभी तुरंत ये सब बातें समझा चुके हैं कि अगर इसका हम लोग यूनियन करेंगे तो यूनियन जो होगा वो कितने के लास्ट में सी कितने के इक्वल हो जाएगा, एस के इक्वल। अगर इसका सभी का जो एक दूसरे से डिसजॉइंट के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, जिसका वैल्यू कितना हमने डॉट डॉट करके ऐसे करके लिख दिए हैं, तो हमको प्रूफ करना है कि इतने बराबर इतना होना, ठीक है, ये चीजें प्रूफ करना है। तो हमको प्रूफ में आते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं। ध्यान से देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। आप एक चीज तो जानते हैं कि पहले इधर LHS में ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय ए इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय ए इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए, अरे लिख सकते हो ना, फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, चेक करो, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये EI क्या है, वही अभी आएंगे उस पर एग्जाम्पल बात करेंगे कि पीछे जो रिवर्स आकर के जो बैक सिलेक्ट करते थे वही चीजें, ठीक है। क्या मैं इसके बदले में ऐसा लिखूं, देखिए तो EI और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI हो गया, EI घटना हो गई, 2 घटना घटित हो गई, अभी तुरंत याद करो, तुरंत बताए, और A बट्टे EI होगा, कितना होगा चेक करो, और बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A तुम कहीं लाए हो, ध्यान से देखो इसका वैल्यू लाए हैं ना, इतना लाए थे, चेक करो। फिलहाल अभी यहाँ लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब ये देखो कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि नहीं, अरे 100 प्रतिबंध प्रयक्ता, अरे 100 प्रतिबंध प्रयक्ता, चक्रो ऐसा लिख सकते थे ना तो देखो ना, हो तो गया प्रूफ। इसका वैल्यू ये वाला ला के रख दो, यहाँ पर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी प्रूफ हो जाएगा। तो EI बाय ए, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI बाय ए और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे EI, है ना, और बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना लाए थे हम लोग, तो लिख दो सिग्मा J इक्वल टू 1 से लेकर के n तक प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टे EJ। अच्छा एक बात बतलाओ कि अगर ये सब चीजें पहले से नहीं करके रखते तो यहाँ अभी माथा घूम जाता कि नहीं जाता। अब क्या किया, सिर्फ ला करके वैल्यू पुट कर दियो, है ना। तो एक बार अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर हमको कमेंट्स कीजिए कि सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से दूसरी भाषा में या फिर आसान भाषा। अरे आप लोग बोलिएगा तब ना हमको पता चलेगा। तो अब बात है कि अभी यहाँ पर तो कोई विद्यार्थी है नहीं, हम अपने से दिमाग में क्वेश्चन कर रहे, कैमरा लगी हुई, हम है, बोर्ड है, मार्कर है, बस होगी, और तो कुछ है ही नहीं। कोई स्टूडेंट आता तो फिर क्वेश्चन करता ये कैसे हो गया। यहाँ तो जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है उसी बात को हम रखते हैं। मेरी बात समझ गए, ये ठीक है। तो ये जितनी हम प्रयास किए कि अच्छे से अच्छा तरीका से हम आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं और बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कहता क्या है क्वेश्चन, और इस पर जोड़ने का प्रयास करते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, एक एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल एक तो बोले कि अभी करके दिखाते हैं, फिर हम लोग और भी एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज में भी और चैप्टर में भी करेंगे। पहले एक सवाल पढ़ लेते हैं।
कहा कि दो थैले, थैला 1 और थैला 2 दिए गए हैं। पहले 2 गो थैला बना लीजिए। 2 थैला दिए गए हैं, थैला 1 और थैला 2, है ना। मान लेते हैं कि ये 1 थैला है, थैला 1 है ना, थैला 1, और ये थैला 2 है, थैला 2, थैला 1 और थैला 2 दिए गए। थैला 1 में 3 लाल गेंद, थैला 1 में 3 लाल और 4 काली गेंदे, 3 लाल गेंदे हैं, आर लिख देते हैं लाल के लिए, और 4 काली गेंदे हैं तो ब्लैक लिख दिए गेंदे हैं। जबकि थैला 2 में 5 लाल, 5 रेड और 6 काली गेंदे हैं, 6 ब्लैक बॉल है ना, गेंदे दी गई। किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई है। ध्यान से देखिए कि यहाँ तक तो हम लोग सवाल कर लिए कि 2 थैला दिए गए तो 2 थैला हमने कर लिया। थैला 1 में 3 लाल गेंद और 4 काली गेंदे हैं, थैला 1 में 3 लाल और 4 काली गेंदे हैं। जबकि थैला 2 में 5 लाल गेंद और 6 काली गेंदे हैं, 5 लाल गेंद और 6 काली गेंदे हैं। अब कहा कि किसी एक थैले को यादृच्छिक चुना गया, किसी एक थैले को यादृच्छिक चुना गया। या तो थैला 1 चुनेंगे और थैला 2 चुनेंगे। तो थैला 1 के लिए हम लोग मान लेते हैं E1, अभी जो तुरंत किए थे, ये थैला 1 को दिखा रहा है, थैला 1 चुनने का। और E2 इवेंट को क्या मान रहे हैं, थैला 2 मान रहे हैं। ये चुनने की प्रक्रिया बता है, थैला 2। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी थैला 1 के लिए, और अभी तुरंत समझाए, भूलो मत। थैला 2 के लिए एक बात बताओ, 2 गो थैला में से कोई एक थैला चुनना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, हाफ रहेगी। कितनी रहेगी, अरे रहेगा ना हाफ, क्योंकि 2 थैला है ना आपके पास, 2 थैला में से कोई एक थैला आप चुन रहे हैं तो एक थैला चुनने की प्रोबेबिलिटी 1 हाफ और इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ रहेगी। किसी, ये 2 का काम तो कर लिया। किसी एक थैले में से किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग का है। गेंद निकल गई, थैला आप चुन लिए, अब गेंद निकालने जब निकाली तो वह गेंद किस कलर का हो, लाल कलर का होगा। तो लाल कलर किससे चुनेंगे, या तो इससे या इससे। हमने ये एक ऐसा इवेंट लिए जो निकाली गई गेंद लाल है, निकाली गई गेंद लाल है। किस कलर की गेंद है, लाल कलर की गेंद है। तो आप देखो कि लाल कलर की जो गेंद होगी, लाल कलर का जो गेंद होगा, आप लाल कलर का गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी बैक आप सेलेक्ट 1 अगर करेंगे, तो अगर 1 करेंगे तो पहले बैक सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले आप क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ समझा देते हैं। अगर मान लीजिए कि पहले बैक 1 सेलेक्ट करेंगे तो उनमें से कौन कलर का गेंद चाहिए आपको, लाल कलर का, तो बैक सेलेक्ट करेंगे E1, तो A/E1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ई इवेंट तो पहले आपको करना पड़ेगा। ये E1 इवेंट पहले बैक सेलेक्ट करना होगा, तब लाल रंग का गेंद निकालना होगा। और लाल रंग के गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कितनी होगी देख लो। लाल पहला वाला गेंद चुनोगे तो 3/7 होगा। अगर मान लो कि गेंद बैक दूसरा सेलेक्ट करते हैं आप, तो उनमें से लाल कलर का गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, चेक करो, कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, 5/11 रहेगा कि नहीं रहेगा, चेक करो, होगा। तो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो रहेगा वह कितना रहेगा, 3/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 जो रहेगा वह कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, देखो उधर 5/11 रहेगा, 5/11 रहेगा। तो हमने गेंद सेलेक्ट कर लिया। अब इसको, इस पार्ट को मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखो, कहा कि लाल रंग की है, यहाँ तक तो कर दिए हम लोग। अब कहा कि इस बात की क्या प्रयोक्ता है कि यह गेंद दूसरी थैली से निकली है, इस बात की हमको प्रयोक्ता चाहिए, ठीक है। तो दूसरी थैली मतलब क्या, ये वाला थैली। अब फिर से रिवर्स आना है, वही भी बात को देखो, फिर से रिवर्स आना है कि अब फिर से हमको यहाँ तक तो सवाल पहुंचा दिए, अब फिर से हमको पीछे जाना है, ऊपर की ओर जाना है। कहा कि इस बात की क्या प्रयोक्ता होगी कि वह गेंद दूसरी थैली से निकली है, और जिसमें से लाल गेंद तो निकल गई, इस बार लाल गेंद निकल गया, अरे लाल गेंद आप निकाल लिए, आप फिर पीछे आना है। कहा कि अब इस बात की क्या प्रयोक्ता है कि वह गेंद दूसरी थैली से निकली है, मतलब फिर से ऊपर आना है। तो वही रिवर्स चल रहा है, पीछे वाला बात चल रहा है। तो रिवर्स के, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ध्यान से देखो, पहले क्या सेलेक्ट किए होंगे, बैक, और दूसरा बैक सेलेक्ट किया, और उसके बाद कौन सा गेंद निकाले होंगे, बैक तो सेलेक्ट कर लिए, कौन सा गेंद निकाले होंगे, लाल। और अब ध्यान से देखो,
हो सकता है कि पहला बेग सेलेक्ट किए होंगे तो उससे लाल कलर निकालने की A/E2 या मतलब प्लस, अरे पहला बेग भी सिलेक्ट कर सकते थे ना, या दूसरा बेग भी हो सकता है नीचे में। पहला बेग में पहला बेग सेलेक्ट किए उससे लाल गेंद निकाले, या अगर दूसरा बेग सेलेक्ट किए होंगे तो उससे भी कौन कलर का गेंद निकालना हमको, लाल ही कलर का गेंद निकालना। यही है ना EI/A बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI। दूसरा बात हो रही, आई का मान 2 आ गया है। अब देखो ना नीचे में है कि नहीं, केगा सिग्मा, अरे भैया सिग्मा टूट के प्लस हुआ है, बच्चा जैसा कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें थी यहाँ पर। अब हम यहाँ पर दिमाग लगाओ, पहले थोड़ा सा इसको हल कर लो। पहला की प्रोबेबिलिटी हाफ, देख लो यहाँ पर E2 हाफ, A/E2 कितना लाए हो 5/11। अब सबका खाली वैल्यू बैठा दो, और फिर हाफ E1 और इनटू इसका क्या लाए हो 3/7 प्लस E2 कितना है हाफ, और वह कितना है 5/11। चेक करो। अब इसको हल कर देना है, बस वैल्यू निकाल देना। तो हल करोगे तो क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या क्या मिलेगा। ऊपर में 5 हो जाएगा, नीचे में 22 हो जाएगा, नीचे में आ जा 3 हो जाएगा, बट्टे 14 हो जाएगा, प्लस 5/11 हो जाएगा। अब तो खाली जोड़ घटाव करिए। अब क्या करोगे, 5/11 22 रहने दो बाटा। अब यहाँ देखो कि एलसीएम ले लोगे, 14 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये गुना करके कितना हो जाएगा 4 5 और 1 154 हो जाएगा, 154। 14 का 14 11 बार में कटेगा तो 11 या 33 हो जाएगा, प्लस 14 बार में कटेगा तो 14 पंचा 70 हो जाएगा। यहाँ 5/22 और इंटू 154 बट्टे इधर जोड़ लेते हैं तो 103 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं 22 सत्ते 154 है ना, और इधर कितना हो जाएगा 7 3 33 7 5 35 22 7 2 14 5/22। अच्छा यहाँ 5/22 हो गया है ना, 22 हो गया यहाँ पर। तो इसका एलसीएम गलत हुआ है, एलसीएम निकाल लेते हैं। 22 और 14 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 से दे देंगे तो 11 और 7 11 7 77 दूनी 154। अब ठीक है, ये भी एलसीएम तो ठीक है। नीचे में इधर कर लेते हैं 14 तो 154 तो 11 बार में कटेगा तो 11 33 22 को देंगे 54 से 7 7 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ गलती हुआ था तो 5/22 और इंटू 154/68 22 सत्ते हो गया तो 7 5 35/68। ये हमारा क्या हो गया, मेन रूप से आंसर हो गया। अब जोड़ घटाव में ये हमारा प्रॉब्लम था कि हमको जोड़ घटाव नहीं आता है गलती हो गया था तो नहीं ना आता है, तो ये चीज़ें थी। तो मेन रूप से इसका हम लोग निकाल ये चीज़। अब एक बात और बताओ कि अगर ये बातें कहता कि ब्लैक गेंद निकालने के लिए तो क्या करता, 4/7 और 6/11 करता, और कहता बेग पहला से निकालने के लिए या E1 होता कि ना होता, चेक करो। तो ये बातों को एक जगह दिमाग का स्थिर करके ना रखो। हम ये बेग 2 बोल रहे थे, बेग 1 पर दे, हम लाल बता रहे थे, काला पर टारगेट लेके चलो। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता, मेरी बात समझ है। तो ये वीडियो को पॉज कीजिए और इसका एक रूल और समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। वीडियो को पॉज करके अब इसको लिख लीजिए और एक रूल समझा रहे हैं कि इसको हम लोग कौन सा रूल से बना सकते हैं। यहाँ देखिए, क्या यही चीजें हम लोग बोलते हैं इसको ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम देखो, 2 गेंद निकाल, एक में 3 लाल है, 4 काला है बेग 1 में, बेग 2 में 5 रेड है, 6 काला है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, ध्यान से देखो, इसकी क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ध्यान से देखो कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, 2 बेग तुम्हारे पास है तो बेग 1 है तो बेग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2,
और इसका भी कितना, अगर इसके लिए E1 मान रहे हैं और इसके लिए क्या मान रहे हो E2, और कोई इवेंट है और इनमें से लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। एक ही को डायग्राम बना, ध्यान से देखो, एक ही को काम चल जाएगा, दूसरा नहीं हो खींचेंगे। ध्यान से देखो कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, A/E1, और इधर क्या रहेगा A/E2, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 3/7, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा 5/11। देखो यहाँ से हमारा इवेंट चल रहा है, चेक करो। अरे पेशेंट वाला बात याद नहीं है जो डॉक्टर वाला बात बताए थे। अब सारा वैल्यू इनमें से, फिर यहाँ से हमको क्या बोला कि इस बात की क्या प्रयोजकता है कि यह सब तो निकाल दिए कि वह घटना 2 से घटित हुई है, चेक करो। और उसके बाद उधर फिर से हम चलेगा, ठीक है। हमने कोशिश किया है, और भी एग्जाम्पल सब करेंगे हम लोग, इसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आगे बात करते हैं, अभी फिर आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हम समझा दिए, एक बार 2 बार वीडियो को पॉज करके देखिए। धन्यवाद।